बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जापान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने कल एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम हम आज भी करने जा रहे हैं जापान में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये इंसानी हकूक़ के हवाले से प्रोग्राम है, और इसमें जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ख़ास तौर पे एक साबिक़ वज़ीर आज़म है जो उसके साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को जकड़ लिया है, इसके खिलाफ हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी दुनिया में भी जाएंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े दाद के मुस्तहिक हैं। वो हर जगह पे भरपूर अंदाज में अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाना पड़ेगा। तो एक तो जापान के लोगों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, और उनके जज्बात भी मुख्तलिफ नहीं है। जैसे यूरोप में लोगों के जज्बात थे, जैसे बरतानिया में लोगों के जज्बात हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज़ में लोगों के जज्बात हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो नहीं मानते। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया, वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं, और वो इसके खिलाफ डटकर खड़े भी हुए हैं। अब नाज़रीन आ जाए रूटीन की खबरों की तरफ। ताहिर अशरफी साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। वो हम लोगों को भगोड़ा बोलते हैं, वो ये कहते हैं तो जनाब के आप लोग पाकिस्तान से भगोड़े भागे हुए हैं, कुछ डॉलर वालर आप लेते हैं। ताहिर अशरफी साहब, इतने पैसे हम पाकिस्तान में कमा रहे थे तो हमें क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान से बाहर आने की? नौकरियां चली गई, कारोबार चले गए, सारे के सारे खानदान उजड़ गए, घर वीरान हो गए। तो ये सारा कुछ करने के बाद कोई आदमी को थोड़े से पैसे कमाएगा, आपको लगता है? कोई दिमाग आपका काम करता है? कोई अकल में बात आपके घुसती है? तो ताहिर अशरफी साहब के खिलाफ जो हम लोगों ने, और इनके खिलाफ नहीं, जो दरबारी मुल्ला है उनके खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। मैंने उसके बारे में जो खास तौर, मैं अपनी बात करूंगा, बाकी नहीं करता मैंने खास तौर पर 3-4 चीजें उठाई थी। तो इस पे ताहिर अशरफी साहब ने जवाब दिया। एक तो वो ये कहते हैं कि हमने इस्तिस्ना पे क्यों नहीं बात की। मैं ARY पे बात कर चुका हूं, मालिक के प्रोग्राम में, और वो बात ये है कि इस मुल्क में एहतसाब भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और इस मुल्क में इस्तिस्ना भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है। और ये क्या बात हुई कि क्योंकि एहतसाब का तरीका इस्लामी नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना जो गैर इस्लामी और गैर शरई आर्मी चीफ ने ले लिया है ताहयात, तो फिर इस पे भी बात नहीं करते। जब एहतसाब पे नहीं हो रही तो इस पे भी नहीं हो रही, जब एहतसाब ठीक हो जाएगा तो ये इस्तिस्ना पे भी बात कर देंगे। ये इनका अंदाज है, अंदाजा करें भाई। मौलवी साहब, अगर एहतसाब का निज़ाम गैर इस्लामी और गैर शरई है, तो आप ये बताइए कि आपने इस गैर इस्लामी और गैर शरई निज़ाम के खिलाफ कब तहरीक चलाई, कितनी आवाज उठाई, कहां कहां गए, कौन सी खिदमत सर अंजाम दी, और इसके मुकाबले में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आप लोगों ने लाकर सामने रखा कि जनाब ये बनना चाहिए? लोगों को बेवकूफ ना बनाए। और एक चीज अगर गैर शरई है तो क्या उसकी वजह से दूसरी गैर शरई चीज जो है वो जस्टिफाई हो जाती है? यानी इस्तिस्ना को जस्टिफाई करने का तरीकाकार उन्होंने ये बताया कि एहतसाब का निजाम जो है ना वो शरई नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना। भाई सजा और जजा का निजाम शरई है या नहीं है? बाकी जराइम जो होते हैं वो शरई है या नहीं है? उनका निजाम, कातिल को सजाए मौत देना शरई है या नहीं है? मौलाना साहब खुदा का नाम लें आप, यानी आप इस्तिस्ना को ऐसे जस्टिफाई करेंगे? तो अगर एहतसाब का निजाम गैर शरई है और इसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि इस्तिस्ना जो है वो भी गैर शरई है, तो चलने दो दोनों को। तो फिर ऐसे तो आप हर पाकिस्तानी को इस्तिस्ना दे दें, क्योंकि एहतसाब का निजाम जो है वो गैर शरई है। फिर तो सबको आप इस्तिस्ना दे दें ना, सबको आप मौका दे देंगे, सारे के सारे इस्तिस्ना ले लें। ये क्या बात हुई? सहाबा इकराम ने नहीं लिया, उलमा इकराम ने नहीं लिया, आज तक खुलफा राशिदीन ने नहीं लिया, अल्लाह के नबियों ने नहीं लिया, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? तो एक तो मौलाना साहब आपकी बात का सरपाउंड नहीं है। लोग ना अक्लमंद हैं, अब लोगों को शऊर है, लोग सवाल पूछते हैं फिर जवाब मांगते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सवाल कुछ और जवाब कुछ और, ये लोग आपको बेनकाब करेंगे, और बार बार कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फलस्तीन पर, इसराइल पर भी बात हुई है, हमास पर भी बात हुई है। सुनाओ सुनाओ कहां बात हुई है? क्या आपने पूछा वजीर आजम से कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे के ऊपर जिसमें हमास को गैर मुसल्ला करना है और फलस्तीन के अंदर एक इस्लामिक फोर्स जो है मुल्कों की बनेगी, स्टेबलाइजेशन फोर्स,
उसको तैनात करना है और उस फोर्स का काम है हमास को गैर मुसल्ला करना और फलस्तीन और इसराइल के बीच में एक ऐसी दीवार बनना जो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तो बाकायदा चीजें लिखी पड़ी हैं। तो मौलाना साहब इस पे आपने कहां बात की? सुनवाएं, मुझे सुनवाएं ना। किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि आपने इस पे बात की है? दें कोई गारंटी, लाएं कोई चीज सामने रखें। मोहम्मद बिन सलमान ने जब से डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने बैठ के, और जब वो अमेरिका गए और जब से वहां से मामला बदला है, तब से इनका पैंतरा बदला है। ये तो पूरी तरह तैयार थे सारा कुछ करने के लिए, ये तो हर चीज करने के लिए तैयार थे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने वहां जाकर कह दिया कि जनाब फलस्तीन के बारे में सोचें, पहले उसकी रियासत बनेगी, तो ये क्रेडिट गोज टू मोहम्मद बिन सलमान। ये तो तैयार बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर, जो वो कह रहे हैं वो करने के लिए। बहरहाल मौलाना ताहिर शफी साहब, आपने बताया नहीं कि कब आपने इद्दत के केस के खिलाफ आवाज उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने इंसानी हकूक के मामलात पे आवाज उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने आज़ादी इजहार राय को कुचलने के खिलाफ आवाज उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने मैंडेट को चोरी करने के खिलाफ आवाज उठाई इन दोनों साहिबान के सामने? दिखाएं ना, दिखाएं कौन सी तनकीद। हमने तो जो विजुअल देखा उसमें आपकी तारीफें जमीन आसमान के आप लोगों ने कलाबे मिला दिए। आप लोग तो वहां पे तारीफें कर रहे थे और अब अवाम आपको कर रही है नंगा, अवाम कर रही है आपके ऊपर तनकीद और अवाम बता रही है कि जनाब आप लोगों की औकात क्या है। तो जब अवाम आपको बता रही है तो आपको तकलीफ हो रही है ना मौलवी साहब, ये होगी आपको तकलीफ, क्योंकि पाकिस्तानी आगे निकल गए, आप लोग बहुत पीछे रह गए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की अवाम बनेगी और पाकिस्तान की अवाम को अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब कितना कुछ लेंगे लोग, एक हद से ज्यादा आप नहीं दबा सकते। इमरान खान की आवाज को देंगे कितना दबाया गया, जेल के अंदर बंद है, इसकी क्या शरई हैसियत है जरा ये भी बताएं कि एक लीडर है उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसे बाहर नहीं आने दे रहे, उसकी शक्ल किसी को नहीं देखने दी, उसकी आवाज किसी को नहीं सुनने दी। जरा इसकी भी शरई हैसियत बताएं ना, किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके ऊपर तो मौलवी नहीं बोलते। अब इमरान खान साहब को कैदे तन्हाई में रखना, और कैदे तन्हाई एक टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा जी ये एक तरह का टॉर्चर है और ये टॉर्चर इमरान खान पे किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये टॉर्चर खत्म किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और उसके बाद जो है वो एक आलमी सतह के जाने माने वकील है इंसानी हकूक के, उनका भी ये जेरेड जेंसर, इनका भी स्टेटमेंट आया इंसानी हकूक के हवाले से जो इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरखास्त दायर की गई है। ये इतना सिंपल नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये निज़ाम कर रहा है इससे पहले किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं किया गया, किसी हुक्मरान के साथ नहीं किया गया। और अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आना। इस तरीके से जैसे आपने लोगों को दबाया हुआ है, इस तरीके से जैसे आपने डंडा चलाया हुआ है, इस तरीके से कभी भी किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हसीना वाजिद फार्मूले पे आप काम कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वही हुआ ना जो बांग्लादेश में सबने देखा। तो इसी फार्मूले के साथ आप पाकिस्तान में डिफरेंट नताइज कैसे ले आएंगे? ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। फैज हमीद वाले मामले में नाजरीन बहुत उछल कूद हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्रॉब्लम है कि लोग इसमें मान क्यों नहीं रहे कि फौज ने एहतसाब किया है। फौज ने एहतसाब तो किया ही नहीं। फौज अगर एहतसाब करती तो और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें एहतसाब होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको एक दिखाता हूं, शाहिद असलम साहब का ट्वीट है बड़ा इंटरेस्टिंग। वो ये कहते हैं कि फौज के खुद एहतसाबी की अपने निजाम की हालिया चंद मिसालें। जनरल फैज हमीद ने 2017 में टॉप सिटी स्कैंडल में ये मुलव्विस था बंदा, फिर ये मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, फिर ये डीजी ISI बन गया, उसके बाद एडजॉइंट जनरल बन गया, फिर 2 मरतबा कोर कमांडर रहा और रिटायरमेंट के बाद अब इसके ऊपर ये केस बना के चला दिया गया। भाई इतना सारा कुछ आपने उस बंदे को नवाज दिया और उसके बाद आप दे रहे, ये फौज के अंदर का तो एहतसाब ही नहीं है। जब वो फौज के अंदर ड्यूटी पे था तब तो एहतसाब हुआ ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद आपने उस पर हाथ डाला और वो भी जाती वजूहत दिखाई देती हैं। और ये आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल था जनरल फैज, इसको लगता था ये भी बन जाएगा। अब इसी तरह जो है वो जनरल मोहम्मद आमिर, ये जब ब्रिगेडियर था तो ऐवान सदर में जरदारी साहब का मिलिट्री सेक्रेटरी था 2011-12 में। जाली अकाउंट से बराह रास्त मिलिट्री सेक्रेटरी के अपने अकाउंट में ये पैसे लेता रहा है शाहिद असलम साहब के बकौल,
और ये खबरें छपती भी रही हैं पहले भी। इसके बावजूद मेजर जनरल बन गया, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, फिर एडजॉइंट जनरल बन गया और कोर कमांडर भी बन गया। ये भी 2022 में आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल था। रिटायरमेंट के बाद आजकल जनरल आमिर कतर में पाकिस्तान का सफीर तैनात है। अंदाजा करें आप, ये भी करप्शन के इल्जामात, वो भी करप्शन के इल्जामात, दोनों बुलंद तरीन मुकामात पर पहुंचे। एक की मौजूदा आर्मी चीफ के साथ टसल थी, उसको उठा के सजा, और दूसरा कतर में पाकिस्तान का सफीर। बस ये है फौज का अंदरूनी एहतसाबी निजाम। और भी बहुत सारी मिसालें इस तरह की हैं, अब कौन कौन सी मिसालें पेश की जाए। बहरहाल ये फैज हमीद साहब को सियासत में मुदाखलत में सजा दी गई, ये दावा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये जो बंदा भी आपको ये कहता है ना कि फैज हमीद को सियासत में मुदाखलत में सजा दी, दो चीजें उसके सामने रखे, वो देंगे फैसला लाओ किधर है। वो जो प्रेस रिलीज है ना DGISPR की, उसमें भी लिखा हुआ है कि इसके ऊपर हम करेंगे काम। सजा नहीं दी इसके ऊपर, जो 14 साल की सजा हुई उसमें सियासत में मुदाखलत कहीं नहीं लिखा हुआ। एंड में लिखा हुआ है कि जनाब बाद में इसको हम देखेंगे, सियासत में मुदाखलत के मामले को। अभी सजा किसी और चीज के ऊपर दी और ये माफ कर देंगे। ये करप्शन वरप्शन के मामला हैं, नॉर्मल चीज है। करप्शन इस हुकूमत का मसला ही नहीं है। इतनी दबा के करप्शन हो रही है, ऐसे ऐसे करप्ट लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया है। करप्शन इनका मसला होता तो ये करते पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने कर दिया है। तो करप्शन इनका मसला ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि फैज हमीद को सियासत में मुदाखलत पे अगर आपने सजा देनी है तो आज क्या हो रहा है? आज तो पाकिस्तान का वजीर दिफा इस बात का मुकदमा लड़ता है कि फौज को सियासत का हक है, यानी हाइब्रिड निजाम पाकिस्तान में चलेगा, दोगला निजाम। फौज इंतजामी मामलात में फौजी क़यादत मुदाखलत करेगी। शहबाज शरीफ हर जगह पे खड़े होकर इकोनॉमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे देते हैं, खारजा पॉलिसी का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे देते हैं। बेशुमार और पॉलिसीज हैं जो आर्मी के करने का काम नहीं है, वो सियासत में या इंतजामी मामलात में मुदाखलत होती है, वो क्रेडिट उठ के सीधा आर्मी चीफ को दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? आज भी फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है। अगर फैज हमीद ने मीडिया को दबाया था तो आज क्या किया जा रहा है? फैज हमीद ने अगर 5 बंदों को दबाया था ना तो आज 50 बंदों को दबाया जा रहा है। फैज हमीद का एक्सीलेटर पे पाऊं अगर 10% था ना तो आज 100% है। इतनी आज के फैज हमीद के खिलाफ कौन बोलेगा? आज के फैज हमीद के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? मरे हुए फिरौन को तो सारे बुरा कहते हैं, मरे हुए यजीद के खिलाफ तो सारे उठ के आवाज लगाते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जो आज जिंदा है, जो आज जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? ये मौलवी तो नहीं खड़े हुए। तो एक ये कहानी सुनाई गई है कि फैज हमीद को सियासत में मुदाखलत पर सजा हुई, नहीं हुई जनाब। ये रास्ता पाकिस्तान के जर्नैल नहीं खोलना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये रास्ता खुल गया तो फिर बारी बारी सबकी बारी, तो ये बारी अभी तक तो नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज है कि 9 मई का कोई तस्करा भी नहीं था इस सारे मुकदमे में, कुछ नहीं था। 9 मई के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, बल्कि सवाल पूछा जाना चाहिए उन सारे दानिशवरों से या उन सारे टाउटों से जो ये टीवी चैनल्स पे आकर बैठ के दावे करते रहे कि जनाब फैज हमीद गवाह बन गया, फैज हमीद फर बोलता है, वो एक ऐसा तोता है जिसमें इमरान खान की जान है, कोई कहानी। फैज हमीद ने जनाब फलानी चीजें बता दी, बड़े बड़े राज अफशा हो गए। क्या है जनाब? नथिंग। मेरी फैज हमीद के वकील से बात हुई, नथिंग। मेरी दीगर सोर्सेज से बात हुई, कुछ भी नहीं। गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी, उसको सजा दे दी। और इन सारों को पहले ही पता था ये सजा होनी है, और उसके बाद ये सजा खत्म भी होनी है, ये भी सबको पता है। ये चलनी भी कोई नहीं। आप कुछ अरसा इंतजार करें, फिर आप ये देखेंगे। देखिए, असल मामला जो मुतालबा हर पाकिस्तानी का है वो क्या है? मुतालबा ये है कि फैज हमीद को सियासत और सहाफत और पाकिस्तान की हुकूमत में मुदाखलत करने पे सख्त से सख्त सजा दी जाए, बाकायदा अनाउंस की जाए, उसके इल्जामात कौम के सामने रखे जाए, और फिर ये रास्ता खोला जाए ताकि फैज हमीद के बाद आने वाले और उससे पहले जाने वाले इन तमाम लोगों को सजाएं दी जा सके। या फिर हल वही है, ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जनाब आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक बना दें, उसमें जिसने जो किया वो सारा कौम के सामने लाया जाए। देखिए ना, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा? बताएं ना। मियां साहब अब आए ना, आके सामने खड़े होकर कहें कि मैं पाकिस्तान से बाहर कैसे गया था, ये जाली प्लेटलेस की रिपोर्टें कैसे बनी थी। मैंने उस दौर में चैलेंज किया था
मैं अब तक अपनी बात पे कायम हूं कि मियां साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे बरतानिया, जब जहाज में चढ़े थे तो थोड़े से प्लेटलेस थे, जब बरतानिया में उतरे थे बिल्कुल ठीक थे। ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया जो बरतानिया में थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब वो रिपोर्ट पब्लिक कर देना कि ये कैसे प्लेटलेस थे जो पाकिस्तान से जहाज में चढ़ते हुए बहुत थोड़े से थे, और जैसे ही बरतानिया में जहाज से उतरते हैं तो ये 2 लाख से ऊपर चले जाते हैं। ये कैसे हो गया जादू? ये मियां नवाज शरीफ साहब भी बता सकते हैं ना कि उन्हें जाली प्लेटलेस रिपोर्टें बनाकर पाकिस्तान से निकालने वाला कौन था जब डीजी आईएसआई फैज हमीद था। नवाज शरीफ साहब बताएं कि जेल के अंदर उनको तमाम तर सहूलियात कौन दे रहा था। नवाज शरीफ साहब बताएं कि जेल के अंदर उनकी फैमिली के मामलात को सारा उनके साथ सेटल कौन बैठकर कर रहा था, बताएं ना। चलें ये ना बताएं, ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने ऐसा लगा कि 14 अगस्त आने वाली है, तो मैंने आईएसआई वालों से कहा कि यार मुझे एक छोटा सा झंडा ही ला दो, क्योंकि कैद तन्हाई में अगर आपको कोई छोटी सी ऐसी चीज भी मिल जाए ना तो आपको जीने की वजह मिल जाती है। वहां मेरा मरने को ज्यादा दिल करता था जीने से। मैं उनसे पाकिस्तान का झंडा मांगता था, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि हम आपको ला कर देंगे, और 1 हफ्ता गुजर गया और उन्होंने मुझे पाकिस्तान का झंडा नहीं ला कर दिया। बाद में वो जो खाना डालने आता था उसने मुझे बताया, उसने कहा जी पीछे से इंस्ट्रक्शन आई है कि आपको पाकिस्तान का झंडा भी नहीं देना। कपड़े का इतना सा झंडा देते तो क्या फर्क पड़ जाता है इन्हें। ये हुब्बुल वतनी का चूरन जाके ना कहीं और बेचो। हम मैं मुहिब्बे वतन जिन्होंने मार खाई, अपने जिस्मों पे जख्म खाए, उसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जब मुझे लटा के टॉर्चर करते थे ना और मारते थे, मैं तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था। ये जब रिटायर होंगे ना वो बेशरम सारे जो मारने वाले थे, वो अगर किताबें लिखेंगे और मैं जरा भी गैरत हुई तो वो अपनी किताबों में लिखेंगे कि हम उसे मारते थे और वो कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। और इस पे मुझे और मार पड़ती थी कि तू पाकिस्तान का नाम ना ले। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से ये इतना चिढ़ते हैं बेशरम। हमने हथकड़ियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उस जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जहां पे ये सोच भी नहीं सकते। ये हमें उब्बुल वतनी का बताएंगे कि जनाब इन्होंने उन औरतों को, हम बेवकूफ हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं कि तुम 3:30 बजे रात को उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, उनको झंडा पकड़ा रहे हो और वहां से तुम उनको झंडा देकर भेज रहे हो पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान के बारे में क्या इमेज लेकर गई है पता है तुम्हें? हुकूमत वक्त के बच्चों ने उनको बुलाया था और बुलाकर उनका रेप किया है, उनके साथ जनाबिल जबर किया गया है पाकिस्तान में। और वो पाकिस्तान को अच्छे नामों से याद रखेंगी सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने उनको बाजियाब नहीं करवाया। वो खुद ही एक गाड़ी से कूद गई थी और उनको इस बात का पता है कि इन मुल्जिमान का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज अगर ये टेस्ट केस है ना तो एक ही सूरत में याद रखिएगा, मरियम नवाज के दौर में अगर रजादार बाहर आ गया या उसको जेल में या थाने में, मेरे लोग हर जगह पे हैं, मैं पाकिस्तानी हूं ना, हर जगह पाकिस्तानी बैठा हुआ है, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता इंफॉर्मेशन आने के। हम अडियाला जेल के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे, आजकल नहीं निकल रही, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन निकल आती है कभी ना कभी, वहां से और इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हम तुम्हारे इदारों के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं क्योंकि हर जगह पाकिस्तानी बैठा हुआ है और उसका दिल दुखा हुआ है। तुम इसे प्रोटोकॉल दोगे, हमें पहले पता चलेगा कि तुम इसको प्रोटोकॉल दे रहे हो। तुम इसे सहूलतें दोगे, हमें पहले पता चलेगा तुम इसे सहूलतें दे रहे हो। तुम इसकी मुलाकातें करवाओगे, हमें पहले पता चलेगा कि तुम इसकी मुलाकातें करवा रहे हो, और हम हर चीज एक्सपोज करेंगे। ये रेपिस्ट है, इसने रेप करवाया, ये इगवा बराए तावान कर रहा था। अगर ये आदमी मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में कोई सहूलत पाता है, या अदालत इसको बरी करती है या अदालत इसको जमानत देती है, तो फिर ये तासुर 100% पक्का हो जाएगा कि मरियम नवाज ने पूरा जोर लगाकर अपने बहनोई के भांजे को बचाया। और ये जो मरियम नवाज इन एक्शन, शर्म तो नहीं आती इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इन बेशर्मों को, मरियम नवाज इन एक्शन, वो ये बनता है यार एक दिए। या फौज के बारे में एक ये मार्जिन जो लोगों के दिमाग में था कि ये किसी को कुत्ता नहीं कह सकते, वो DGISPR ने अपने मुंह से कुत्ता का लफ्ज इस्तेमाल करके एक वजीर आला के लिए जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, जो वोट लेकर आया है, जिसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिसने, यानी एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी की पूरी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साथ थोड़ी थी, वो तो दूसरी जमातों के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन जीती है तो लोगों ने PTI को वोट दिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब उनकी तौहीन हो गई। अब इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्दअमल आ रहा है और शदीद तरीन गमो गुस्सा है कि वजीर आला को कुत्ता कहा गया, हालांकि वो करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं। अब माफी का मुतालबा किया गया कि जनाब माफी मांगे इस मामले पर। तो क्या माफी मांगेंगे? एक तो ये साबित कर दिया वजीर आला ने
जो कहा था वो ठीक कहा था, DGISPR ने उसको ठीक साबित कर दिया कि ये कुत्ता कह सकते हैं। अब एक मैं आपको वाकया और याद दिलाता हूं, ये ऐसा पहली दफा नहीं है कि सियासतदानों को कुत्ता कहा जाए या कोई इस तरह की हरकत की जाए। ये जब जनरल अयूब खान के दौर में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जब चैलेंज किया अयूब खान को और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आई, तो फातिमा जिन्ना साहिबा की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त जो मुल्क का कंट्रोल था वो अयूब खान के पास था, तो जनाब अयूब खान ने बड़े घटिया इल्जामात लगाए फातिमा जिन्ना पे, उनके ऊपर बड़ी गंद उछाला और उनके बारे में अखबारात में, टीवी में बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग करवाई। हत्ता कि खुरम दस्तगीर साहब हैं गुजरावाला से, PMLN के, इनके जो वालिद हैं दस्तगीर साहब, इनके बारे में यह दावा किया जाता है कि एक कुतिया इन्होंने ली, एक कुतिया, और कुतिया लेके उसके गले में, कुछ लोग ये कहते हैं कि एक लालटेन डाल दी जो कि इंतखाबी निशान था फातिमा जिन्ना का। कुछ लोग कहते हैं जी फातिमा जिन्ना की तस्वीर जो है वो उस कुतिया के गले में लटका के उसको शहर का चक्कर लगवाया। ये यानी ये पुराना तरीकाकार है, ये डिक्टेटर्स ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा कि किसी को कुत्ता कहा जा रहा है या इस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर माफी का मुतालबा किया जा रहा है। अब जब लोग माफी का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप इस पे माफी मांगे और आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सियासतदान मुंह खोल के देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि एक जर्नैल माफी मांगे। भाई जर्नैल ने कुत्ता कह दिया तो बस आप समझ जाए वो कुत्ता ही है, अब आप माफी का तकाजा ना करें। यानी अब जर्नैल ने गलत कह दिया तो गलत ही है, अब वो माफी नहीं मांग सकता कभी भी, ये मुमकिन ही नहीं है कि जर्नैल माफी मांगे। तो जनाब मैं आपके सामने अमेरिका की एक मिसाल लेकर आता हूं। अमेरिका के एक जनरल थे, जनरल स्टैनले मैक्रिस्टल। ये अमेरिका की तारीख के फाइनेस्ट जर्नलों में से एक है। यानी उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी था उसने एक दिन ये कहा था कि फाइनेस्ट वॉरियर एंड लीडर ऑफ मैन इन कॉम्बैट आई एवर मेट, कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इतने जबरदस्त फौजी से नहीं मिला जितना जबरदस्त ये स्टैनले मैक्रिस्टल है। कमाल आदमी है ये आदमी। 34 साल तक अमेरिका के लिए जंगें लड़ता रहा। 34 साल ये अमेरिकी फौज के अंदर, 1976 में ये आया था, 2010 में ये गया। बड़ा जबरदस्त करियर था इस बंदे का। इसने कई जंगें लड़ी अमेरिका के लिए। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड इसने लड़ी, गल्फ वॉर इसने लड़ी, अफगान वॉर इसने लड़ी, इराक वॉर इसने लड़ी, और आखिर में ये अफगानिस्तान के अंदर जंग का हिस्सा था जब इसकी नौकरी गई। अब अमेरिकी दिफाई तज्जियाकारों का मानना है कि इससे बेहतर कमांडर कम ही मिलते हैं। बड़ा शानदार जर्नल था अमेरिका का लड़ाई के मैदान में। इस शख्स ने जो बाइडन और दीगर ऑफिशियल्स के बारे में कुछ तमस्कर अमेज बात कर दी और इसके लोगों ने भी कर दी। वो बात रिपोर्ट हो गई मीडिया में और उसके बाद इसको बुलवाया गया, बुलवाकर इससे इस्तीफा मंगवाया गया और फिर इसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये बंदा देखें इतना तगड़ा था। इसके बाद 9 बड़े फौजी एजाजात थे अमेरिका के। अमेरिकी फौजी एजाजात एवं नहीं मिल जाते, बड़े बड़े 9 फौजी एजाजात थे और तगड़े फौजी एजाजात थे इस बंदे के पास। लेकिन स्टैनले मैक्रिस्टल को, 4 स्टार जनरल को बराक ओबामा ने बुलवाया।